नमस्ते छात्रों, मैं हूँ राजेश अनोते। हिंदी ज्ञान दर्शन चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्रिया और क्रिया के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए क्रिया इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। छात्रों, सबसे पहले क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सिरजन पर्दे बनाता है। इस उदाहरण में बनाता यह क्रिया है। दूसरा उदाहरण है, कवि लवकानंद लेखक के लिए एक कविता तैयार करते हैं। इस उदाहरण में करते यह क्रिया है। क्रिया के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। 1. सकर्मक क्रिया, 2. अकर्मक क्रिया, 3. संयुक्त क्रिया, 4. सहायक क्रिया, 5. प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया का पहला प्रकार है सकर्मक क्रिया। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ते हुए कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिन क्रिया के साथ कर्म आता है। जैसे लड़के ने सांप को मारा, अंकुश नोट्स बनाता है। इन दो उदाहरणों में लड़के और अंकुश करता है। मारना और बनाना यह क्रिया है। इन क्रियाओं का प्रभाव सांप और नोट्स इन दो कर्मों पर पड़ता है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। जैसे लड़के किसे मारते हैं, तो हमें यहाँ पर तुरंत उत्तर मिल जाता है, सांप को मारते हैं। अंकुश क्या बनाता है, तो यहाँ पर इस उदाहरण में हमें उत्तर मिलता है, नोट्स बनाता है। तो इसलिए सांप, नोट्स ये जो है सकर्मक क्रिया होती है। आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया। क्रिया का दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिन क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है। जैसे लड़के सो रहे हैं, पंछी बैठते हैं। इन दोनों उदाहरणों में कर्म नहीं आया है, तो इन दो उदाहरणों में लड़के और पंछी करता है। सोना और बैठना यह क्रिया है। इन क्रियाओं का प्रभाव लड़के और पंछी इन दो कर्ताओं पर पड़ता है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या, कौन, कहा आदि प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि अगर हम इन दो उदाहरणों के ऊपर अगर प्रश्न पूछेंगे तो हमें जवाब मिलेंगे नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं, लड़के कहाँ सो रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर अभी यहाँ पर हमें नहीं मिलता है, तो इसलिए यह उदाहरण अकर्मक क्रिया कहलाता है। क्रिया का तीसरा प्रकार है संयुक्त क्रिया। तो चलिए इसके परिभाषा देखते हैं। ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो या दो से अधिक क्रियाओं के मिलने से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे अशोक कार्यालय से लौट आया, प्रेमा ने किताबें खरीद ली, शेर को देखते ही यात्री कांप उठे। इन तीन उदाहरणों में लौट आया, खरीद ली, कांप उठे यह क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। क्रिया का चौथा प्रकार है सहायक क्रिया। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी दिल्ली चले गए। अब इस उदाहरण में दो क्रियाएं आई है, तो पहली क्रिया जो है वह मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया जो आती है वह सहायक क्रिया कहलाती है।
जैसे कि पिताजी दिल्ली चले, इतना ही अगर हम वाक्य लिखेंगे तो वाक्य पूर्ण होगा नहीं। तो इस वाक्य को अर्थ प्रदान करने के लिए जो है सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे पिताजी दिल्ली चले गए, तो चले यानी चलना यह मुख्य क्रिया है और गए यानी जाना यह सहायक क्रिया के माध्यम से यह वाक्य अर्थपूर्ण बनाया गया है। दूसरा उदाहरण है, शेर को देखते ही यात्री कांप उठे। इसमें भी कांप यानी कांपना यह मुख्य क्रिया है और उठे इस सहायक क्रिया के साथ इस वाक्य को अर्थपूर्ण वाक्य बनाया गया है। छात्रों, अध्यापक आए हैं। इस वाक्य में भी आए यह मुख्य क्रिया है यानी होना यह सहायक क्रिया है। क्रिया का पांचवा प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरणा देकर कार्य पूर्ण कराता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे किशोर पत्र लिखता है, प्रधानाचार्य किशोर से पत्र लिखाते हैं, प्रधानाचार्य अध्यापक द्वारा किशोर से पत्र लिखवाते हैं। इन तीन उदाहरणों में लिखता यह क्रिया का रूप है। उसी से लिखाते लिखवाते यह क्रिया के दूसरे रूप बने हैं। लिखाते यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है और लिखवाते यह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। यहाँ पर मूल क्रिया धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है और मूल धातु के अंत में वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। तो जैसे लिखाते इस प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में लिख इस मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बना है लिखाते, और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द में जो है लिख इस मूल धातु के अंत में वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बना है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। सीखना, सिखाना, सिखवाना, बैठना, बैठाना, बैठवाना, पीसना, पिसाना, पिसवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, सुखना, सुखाना, सुखवाना। यह सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। छात्रों, हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, मूल क्रिया धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है और मूल क्रिया धातु के अंत में वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। मूल क्रिया धातु सीख के अंत में आ जोड़ने से सिखाना यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। मूल क्रिया धातु सीख के अंत में वा जोड़ने से सिखवाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। छात्रों, हमें एक बात याद रखनी होगी और एक नियम याद रखना होगा। मूल क्रिया के पहले वर्ण में अगर कोई दूसरी मात्रा आती है तो वही दूसरी मात्रा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में पहली मात्रा बन जाती है। जैसे सीखना की पहला वर्ण जो है सी है, तो इस सी की मात्रा दूसरी है मूल क्रिया में, तो वही सी की मात्रा दूसरी जो है मूल क्रिया में वही प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में पहली मात्रा बन जाएगी। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।